स्वागत है एक बार फिर से एजुकेशन पावर के इस परिवार पे आप सभी का। और चलिए हम लोग बात करेंगे आज बीएड फर्स्ट ईयर के संदर्भ में। फर्स्ट ईयर के जो मैंने इससे पहले जो सिलेबस डिस्कशन किया था उसमें फर्स्ट पेपर आप लोगों का है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप। कौन सा है? चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, जो आपका कोर्स 1 है उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। और आज बात करेंगे हम उसके कुछ विषय क्षेत्र से, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट के संदर्भ में। और यूनिट फर्स्ट में कौन कौन सी बातें दी गई है उसके संदर्भ में हम लोग जानेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। आइए हम यहाँ पे लिख देते हैं यूनिट फर्स्ट में क्या है। तो देखिए यूनिट फर्स्ट जो है इसमें दिया है चाइल्डहुड इसके संदर्भ में आपको पढ़नी है इसके हिस्टोरिकल, और आपको पढ़नी है एंड कॉन्टेम्परेरी, हिस्टोरिकल एंड कंटेम्परेरी प्रोस्पेक्टिव्स, हिस्टोरिकल एंड कंटेम्परेरी प्रोस्पेक्टिव्स है ना। इसके बाद इसमें है आपको थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव्स ऑन चाइल्डहुड स्टेजेस, थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव्स ऑन चाइल्डहुड स्टेजेस, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। मैंने लिए आपका यही पॉइंट दिया है यूनिट फर्स्ट में, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यूनिट फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट, यानी कि पहले यूनिट का ये पहला बिंदु है, इसके संदर्भ में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने ली तो चाइल्डहुड के संदर्भ में हम लोगों को देखनी है हिस्टोरिकल, मतलब इसके ऐतिहासिक परिदृश्य क्या रहे थे। बाल्यावस्था के संदर्भ में बाल्यावस्था की ऐतिहासिक परिदृश्य क्या थी इसके संदर्भ में बात करेंगे। और हम बात करेंगे इसके जो है समसामयिक स्थिति क्या है, यानी कि वर्तमान समय जो इसका है, समसामयिक समय में जो है बाल्यावस्था की क्या अवधारणाएं प्रचलित है इस समाज में, इस देश में, और क्या इसके संदर्भ में जो है धारणाएं लोगों में है। हमारे जो है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो इतने प्रकार के जो शोध कार्य किए गए उसके बाद जो है कौन कौन सी धारणाओं में परिवर्तन हुआ इसके संदर्भ में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। और यहाँ देखिए आप प्रोस्पेक्टिव्स के संदर्भ में है यहाँ पे कंटेम्परेरी प्रोस्पेक्टिव्स, यानी इस क्षेत्र को। और इसके बाद इसमें है थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव्स, मतलब जो है सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य क्या रहा है इसके संदर्भ में, इसको हम लोगों को देखना है। और जो है चाइल्डहुड स्टेजेस, मतलब जो बाल्यावस्था की जो अवस्था है, इस अवस्था में हम लोगों को इसके संदर्भ में अध्ययन करना है। तो स्टेजेस यहाँ पे आपको दिखाई देगा, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे यदि हिस्टोरिकल और कंटेम्परेरी प्रोस्पेक्टिव्स को, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जो कोर्स 1 का प्लेलिस्ट हमने बना रखा है। कोर्स 1 के प्लेलिस्ट में आपको ये 2 क्षेत्र आपको यहाँ पे दिखेगा, हिस्टोरिकल और कंटेम्परेरी प्रोस्पेक्टिव्स आपको वहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। हिस्टोरिकल और कंटेम्परेरी प्रोस्पेक्टिव्स आपको दिखेगा और थ्योरेटिकल आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव्स आपको नहीं दिखेगा, उसमें चूंकि हमने थ्योरेटिकल के ऊपर वीडियो नहीं बनाई है। तो थ्योरेटिकल के संदर्भ में मैं आपको यहाँ बताऊंगा, क्योंकि ये दोनों वीडियो जो है अवेलेबल है हमारे प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम बात करेंगे थोड़ा थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव्स ऑन चाइल्डहुड स्टेजेस के संदर्भ में, यहाँ तक कि हमने क्लियर कर दिया है उसमें। तो ये देखिए चाइल्डहुड स्टेजेस के संदर्भ में बातें हैं। तो हम आज बात करेंगे मैनुअली रूप से स्टेजेस के संदर्भ में, अवस्थाओं के संदर्भ में बात करेंगे। तो अवस्थाओं के संदर्भ में हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान का जो उत्पत्ति हुआ है आप सभी को पता होना चाहिए कि ये मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से अलग होकर हुआ है एक विषय के रूप में, ठीक है। तो इस विषय के रूप में इसका जो उत्पत्ति होने का कारण ये है कि इसका विषय क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो गया, और ये जो है जो बहुत जो क्षेत्र, जितने भी क्षेत्र मतलब कि इस दुनिया में संचालित हो रहे हैं, सभी क्षेत्रों में जो है मनोविज्ञान की आवश्यकता महसूस की गई। क्योंकि जो है मानसिक द्वंद्वता हो, चिंता की स्थिति हो, कुंठा की स्थिति हो, किसी भी प्रकार की समस्या जो मनुष्यों में आती है, उसके संदर्भ में जो अध्ययन के कार्य जो प्रगति पर हुए, तो उसके कारण जो है मनोविज्ञान काफ़ी विकसित हुआ। और मनोविज्ञान का विकसित होने का परिणाम ये निकला कि जो है कोई भी ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं रहा जिसमें मनोविज्ञान का कोई भूमिका ना हो। तो मनोविज्ञान की भूमिका अति महत्वपूर्ण हो गई, ठीक है। तो मनोविज्ञान की जो भूमिका अति महत्वपूर्ण हुई, तो इसका क्षेत्र का दायरा बढ़ गया। दायरा बढ़ने के कारण वहाँ से मनोविज्ञान अलग हो जाता है, अलग विषय के रूप में अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो आप देखेंगे 1879 में आप देखेंगे कि लिपजिंग में एक विश्वविद्यालय स्थापित होता है मनोविज्ञान का। तो वहाँ से हम देखने का प्रयास करेंगे। तो उस समय जो है मनोविज्ञान का क्या अस्तित्व रहा था, मनोविज्ञान का अस्तित्व यदि हम बात करें तो उस समय मनोविज्ञान को जो है क्या माना जाता था, आत्मा का अध्ययन माना जाता था। तो समय अनुसार उसमें परिवर्तन होते गया, और परिवर्तन होते होते जो है आत्मा के मनोविज्ञान के बाद जो है वो जो है आत्मा के विज्ञान के बाद वो चेतना का विज्ञान बना।
ठीक है। चेतना के विज्ञान के बाद जो है इसके बाद जो है उसमें बदलाव आते रहे, धीरे धीरे करके बदलाव आते आते अभी वो व्यवहार के जो है विज्ञान पे टिका हुआ है। तो अभी की बात यदि हम करें तो वो क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। तो ये जो एक मनोविज्ञान एक अपना स्वरूप में आया, लेकिन जब इसमें रूसों का आगमन हुआ, मनोविज्ञान जब प्रत्येक क्षेत्र में अपना जो है योगदान देने लगा, जब इसमें रूसो प्रकृतिवादी का जब अनावरण होता है, तो वो जो है बच्चों के अध्ययन पर बल देता है कि बच्चे आखिर जो है कि इस प्रकार का जो व्यवहार करते हैं उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, क्या क्या काउजेज हैं जिसके कारण वो जो है अलग अलग प्रकार के व्यवहार को दर्शाते हैं या फिर करते हैं, उन्हें समझदारी में क्या दिक्कत होती है। इन सभी चीज़ों के संदर्भ में उन्होंने अध्ययन करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि हमें बच्चों के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसके जो मैंने आपको बताया थ्योरेटिकल और कंटेम्प्रेरी प्रोस्पेक्टिव्स को आप जरूर जाके हमारे प्ले लिस्ट में देख लेना, इसके बाद ये आपको समझ में आएंगे। तो ये जो पहले के जो क्षेत्र थे, जब मनोविज्ञान का विकास हुआ नहीं था, उससे पहले के क्षेत्र की यदि हम बात करें तो उस समय जो है बच्चों को अलग अलग जो है इससे देखा जाता था, दृष्टिकोणों से देखा जाता था कि बच्चे अपराधी थे, बच्चे जो है कार्यों के लायक थे, बच्चों को जो है बच्चों का जन्म होना जो है मतलब एक खुशी माना जाता था, ताकि मतलब लड़कों का जन्म होना ऐसा खुशी माना जाता था कि उसके परिवार में एक कुशल जो है कार्यकर्ता आ गया है जो उसके परिवार का संचालन करेगा, भरण पोषण करेगा, आदि आदि चीज़ों से देखा जाता था। लेकिन जब मनोविज्ञान का उदय होता है तो और उसमें जो है बाल मनोविज्ञान का उदय मतलब जब होता है, विकासात्मक मनोविज्ञान का उदय होता है, तो ये संदर्भित बातें जो है यहाँ से हट जाती हैं। इसके संदर्भ में ही हम बात करेंगे, थ्योरेटिकल संदर्भ में हम बात करेंगे और बात करेंगे कुछ स्टेजेस के संदर्भ में। तो चलिए हम लोग देखेंगे स्टेजेस कौन कौन सी होती है। यदि हम बात करें स्टेजेस के संदर्भ में, तो स्टेजेस जो है यहाँ पे यदि हम बात करें, जो मैनली है, जो समान रूप में सामान्यतः जो चलती है, उसके संदर्भ में यदि हम बात करें तो यहाँ पे स्टेजेस की संख्या आप देखेंगे तो गर्भावस्था, इसके बाद है आपका शैशवावस्था, गर्भावस्था, शैशवावस्था, फिर है आपका बाल्यावस्था, इसके बाद बात करें हम तो यहाँ पे है आपका किशोरावस्था, इसके बाद हम बात करें प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। यही मुख्य जो है अवस्थाएं होती है जो सामान्य रूप से सभी लोगों को पता होता है और सबको इतनी ही अवस्था मुख्य रूप से मैनली माने गए हैं। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने आधार पे जो है इनकी अवस्थाओं का वर्णन किया है, जिसके संदर्भ में हम लोग 2-3 मनोवैज्ञानिकों को देखेंगे, जैसे हरलॉक को हम लोग देख लेंगे और रोस को हम लोग देखेंगे, कॉल आदि इत्यादि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जो इनके संदर्भ में अपनी अपनी बातों को अलग अलग तरीके से रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज किसके संदर्भ की बात हमने करा, तो ये सामान्यतः संदर्भ की हमने बात करी। यहाँ देखें आप गर्भावस्था के संदर्भ की यदि मैं बात करता हूँ तो ये गर्भावस्था जो है ये कितने दिनों का समय होता है इसमें, इसके संदर्भ में यदि हम देखें तो आप यहाँ देखिए गर्भावस्था जो है ये कब से कब तक का समय होता है। देखिए गर्भधारण से लेके कब से, जब से गर्भधारण होता है उससे लेके जो है ये जन्म तक की अवस्था होती है। कब तक होती है? जन्म तक की अवस्था होती है। और जो शैशवावस्था होती है ये होती है जन्म से लेके 5 वर्ष तक की अवस्था होती है। और ये होता है 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था। और ये अवस्था होती है 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष। और ये अवस्था होती है 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की अवस्था। और इसे हम देखें तो 40 वर्ष से लेकर ऊपर की अवस्था जितनी होती है ये क्या होती है? ये वृद्धावस्था के अंतर्गत आता है। ये सामान्य रूप से जो है स्टेजेस के संदर्भ में जानकारी आपको मैंने दिया, ये सामान्य रूप से स्टेजेस होती है। लेकिन हम बात करें यदि रोस के संदर्भ में, यदि हम बात करें हरलॉक के संदर्भ में, कॉल के संदर्भ में, तो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। हम बात करते हैं थोड़ा रोस के संदर्भ में, देख लेते हैं कि रोस ने इसे कितने भागों में बांटा है। रोस की यदि हम बात करें तो रोस के अनुसार स्टेजेस को हम लोग देख लेते हैं। रोस के अनुसार स्टेज की हम बात करें कौन कौन से स्टेजेस है, तो रोस के अनुसार आप देखेंगे तो पहला स्टेज इन्होंने दिया, ये डायरेक्ट शैशवावस्था से प्रारंभ करते हैं। तो पहला हो गया इसका शैशवावस्था। दूसरा इन्होंने दिया था जो है बाल्यावस्था। इसके बाद इन्होंने बताया किशोरावस्था। और इसके बाद है प्रौढ़ावस्था। इतना ही बताया गया है इसके जो है अवस्थाओं के अनुसार। तो यहाँ शैशवावस्था में ये 0 से लेके इसे जन्म से माने
क्योंकि जीरो कुछ होता नहीं है। जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की ये अवस्था होती है, और बाल्यावस्था जो होती है ये है 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था, और ये 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष, और ये है 18 वर्ष से लेकर इससे ऊपर की अवस्था। इसमें इन्होंने इसको इस भाग में विभाजित करने का प्रयास किया है रोस के अनुसार, ठीक है। तो ये 2 अवस्थाओं के संदर्भ में हमने बात करी, एक सामान्य रूप से जो स्टेजेस देखी जाती है, और एक हमने बात करी साइकोलॉजिस्ट किसके अनुसार, रोस के अनुसार। और इसके बाद हम बात करेंगे कॉल हरलॉक के अनुसार और कॉल के अनुसार। तो इसे अभी आप 4 इसके स्टेजेस देखे हैं, लेकिन हरलॉक के बारे में यदि हम बात करें तो वहाँ 4 की जगह पे 8 स्टेजेस आपको दिखेंगे। और उसके बाद यदि हम रोस के कॉल की बात हम करें तो वहाँ पे आपको 12 स्टेजेस इसके संदर्भ में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी हमने रोस के संदर्भ में आपको बताई, और जो है आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर भेजें। और यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो किसी भी आप टॉपिक पे यदि वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको उस टॉपिक पर वीडियो अपलोड कराएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।